Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the introduction of pharmacology, जिसमें हमने देखा था कि फार्मेकोलॉजी को हमने दो टाइप में क्लासीफाइड किया था। मेनली दो डिवीजन थे, एक था हमारा फार्मेकोकाइनेटिक्स और दूसरा था फार्मेकोडायनेमिक्स। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे फार्मेकोकाइनेटिक्स को। तो उसमें हमने देखा भी था कि फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या होती है, स्टडी ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, कि आपने कोई ड्रग सिखाई वो कैसे एब्जॉर्ब हो रही है, साथ ही साथ हाउ इट डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द बॉडी, की पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी, उसके बाद उस ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म कैसे होगा, और ओवरऑल ऑल प्रोसेस होने के बाद जो ड्रग है वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट कैसे होगी। तो इसी को हम और अलग टाइप से कैसे लिख सकते हैं कि इट इज़ द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट। ड्रग मूवमेंट की हम स्टडी कर रहे हैं, और ड्रग का मूवमेंट कहाँ कहाँ होगा। सबसे पहले मीन्स इनसाइड द बॉडी मूवमेंट होगा, उसके बाद थ्रू आउट द बॉडी मतलब पूरी बॉडी में मूवमेंट होगा, जैसे आप डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हो। देन आउट ऑफ द बॉडी, कि वो यूरिन के थ्रू या फिर हम बोले तो स्टूल के थ्रू, स्वेट के थ्रू हमारी बॉडी से कैसे बाहर जा रही है। तो ये जो पूरा मूवमेंट की स्टडी है, इन ऑफ द बॉडी, थ्रू द बॉडी एंड आउट ऑफ द बॉडी। और इसी को हमने क्या बोला था कि इट इंक्लूड एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स। हम इन चारों पॉइंट को एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्रीशन को कवर करेंगे। लेकिन स्टार्ट किससे करेंगे? सबसे पहले एब्जॉर्प्शन से, क्योंकि पहले ड्रग एब्जॉर्ब ही होगी। तो एब्जॉर्प्शन अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं नॉर्मली पैरासीटामोल की। क्या आपने ड्रग्स को खाया इस तरीके से ना, ओरली हम लेते हैं, वो आपके स्टमक में गई, इंटेस्टाइन में गई, आंत में गई, वहाँ से एब्जॉर्ब होती है। तो एब्जॉर्ब कहाँ होगी? मान लो ये आपकी इंटेस्टाइन इस तरीके से मैंने बनाई है, इंटेस्टाइन ब्लू कलर में, उसके बाजू में रहेंगी आपकी ब्लड वेसल। आपने ये खाई ड्रग्स इस तरीके से, ग्रीन में मैंने ड्रग्स बताई है, ठीक है। अब ये जो ड्रग्स है यहाँ पर एपिथेलियल सेल रहेंगी, फिर स्पेस आता है इंटरस्टिशियम, फिर आपकी ब्लड वेसल, उसमें एंडोथेलियल सेल। लेकिन सिंपल समझो कि ड्रग्स कहाँ से मूव कर रही है? आपकी इंटेस्टाइन से इस ब्लड वेसल्स में। बहुत सारी ब्लड वेसल हो सकती हैं। तो यही जो मूवमेंट है फ्रॉम द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन या एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ हमने ड्रग्स को एडमिनिट किया, क्योंकि माउथ से ले रहे हैं, जीआई ट्रैक्ट से, तो जीआई ट्रैक्ट हो गई साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वहाँ से ड्रग का मूवमेंट इनटू दी ब्लड कैपिलरीज या सर्कुलेशन, उसे बोला जाता है एब्जॉर्प्शन। सो एब्जॉर्प्शन is defined as the movement of drug from the site of administration, जहाँ से आपने एडमिनिस्ट्रेट किया है, जहाँ से आपने ड्रग्स को लिया है, into the circulation। तो ये होता है एब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला? एब्जॉर्प्शन। इसके बाद ये जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन है आपके इंटेस्टाइन से, पर्टिकुलरली हम देखें तो सर्कुलेशन में, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेंगे। जो सबसे पहला फैक्टर है दैट इज़ डोजेस फॉर्म, कि आप ड्रग का जो डोज है, बहुत सारी ड्रग्स होती हैं, कुछ कैप्सूल के फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, सम आर प्रेजेंट इन दी फॉर्म ऑफ टॉनिक सोल्यूशन जो आप पीते हो, सम आर प्रेजेंट इन दी फॉर्म ऑफ टैबलेट्स। तो सिंपल सी बात है भाई, जैसे कोई भी चीज़ हो, बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो भी चीज़ लिक्विड होगी वो ज़्यादा ईजिली एब्जॉर्ब हो जाएगी, क्योंकि भाई यहाँ से हम देखें तो मूवमेंट छोटे छोटे छिद्र से ही तो होते हैं, है ना, छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। वहीं जो चीज़ मान लो सॉलिड फॉर्म में, तो पहले ये कन्वर्ट होगी, जैसे डाइजेशन में होता है ना, हम बड़ा खाना खाते हैं, छोटे छोटे में डिवाइड होता है। सेम एज जो सोल्यूशन वाली ड्रग्स है वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी। वहीं जो सॉलिड फॉर्म मान लो टैबलेट्स है, वो पहले यहाँ आएगी, वो गलेगी, उसके बाद धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगी। तो यहाँ पर हम देखें सो लिक्विड ड्रग्स एब्जॉर्ब फास्टर देन सॉलिड फॉर्म। जो लिक्विड वाला फॉर्म है टॉनिक, वो ज़्यादा ईजिली एब्जॉर्ब होती हैं। इसके बाद जो हमारा सेकेंड फैक्टर है दैट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग्स। कंसंट्रेशन का सीधा सीधा मतलब समझ लो अमाउंट या सांद्रता। जैसे होती है ना कि एक सांद्र विलयन है, मतलब इस तरीके से हमारे पास सोल्यूशन हो गया, इसमें बहुत सारा प्रोडक्ट है तो ये सांद्र हो गया। एक होता है तनु, जैसे हम डायलेट बोलते हैं, जिसमें विलयन इतना सारा लेकिन आयन बहुत ही कम है। तो सांद्रता मतलब अगर कोई एक डोज है वो हम ज़्यादा फॉर्म में दे रहे हैं, है ना, 2 ढक्कन पिला रहे हैं, और एक है कि 1 ढक्कन पिला रहे हैं, तो जो आप 2 ढक्कन पिलाओगे वो ज़्यादा मतलब एब्जॉर्ब होगी। जो कंसंट्रेशन होती है ना, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर हम देखें द ड्रग गिवन एज कंसनट्रेटेड सोल्यूशन एब्जॉर्ब फास्टर, और वहीं किसके कंपेयर? डायलेट के, कि जो पर्टिकुलरली आप कम फॉर्म में दो या जिसमें आयंस कम हो। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हो। इसके अलावा जो नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज़ सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही रहना है मोस्टली कंडीशन में, मैक्सिमम कंडीशन में।
जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं कि भाई आप जो घर में चाय छानते हो, छोटी वाली छन्नी से छानते हो, तो उसमें देखना चाय धीरे धीरे छनेगी। लेकिन जब एक कहीं शादी होती है या बड़ी होटलों में देखना, वो इतना बड़ा अपना छन्ना रखे रहते हैं, ऐसे नाएंगे, जल्दी से चाय छन जाती है। वही तो प्रोसेस हो रही है। जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतनी ईजिली चीज़ें छनेगी, मीन्स उतनी ज़्यादा एब्जॉर्ब होंगी। जितना कम एरिया रहेगा उतनी चीज़ें कम एब्जॉर्ब होंगी। तो जो ड्रग्स की एब्जॉर्बन की साइट है ना, मान लो इतनी बड़ी साइट है, तो भाई ड्रग्स जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब हो ली, मान लो यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। अगर मैं इसे छोटा कर दूँ तो अब देखो आप, ए वाला कम हो जाएगा, अगर इसे भी कम कर दूँ तो और कम। तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा ड्रग्स का एब्जॉर्बन उतना ज़्यादा, और जितना कम तो एब्जॉर्बन उतना कम। जो नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज़ फोर्थ फैक्टर, ये रहती है आपकी वैस्कुलैरिटी। अब वैस्कुलैरिटी मतलब ब्लड वेसल की सप्लाई जितनी अच्छी है, ये कहीं ना कहीं उस चीज़ को क्या इंक्रीज़ करती है, स्पीड अप करती है एब्जॉर्प्शन की। हेस्टन्स यहाँ पर एक वर्ड लिखा होगा कि सरफेस ब्लड फ्लो हेस्टन्स ड्रग एब्जॉर्प्शन। हेस्टन्स का मतलब होता है स्पीड को अप करना, जो एब्जॉर्प्शन की स्पीड है उसे बढ़ा देना। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है दैट इज़ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कि आप ड्रग्स को कहाँ ले रहे हो। जैसे पैरासीटामोल तो आप माउथ से ही लोगे, लेकिन ऐसी बहुत सारी ड्रग्स हैं। इंजेक्शन आपको लगता है ना, एक आप देखना कि यहाँ पर लगा देते हैं हाथ के पास, है ना। इसके अलावा कुछ रहते कि आप बटक्स रीजन पे, तो कुछ इंजेक्शन तो या कुछ टॉनिक रहते हैं आपने डायरेक्टली पी ली, वो भी ड्रग है। जो इंजेक्शन लगाते हैं उसमें भी ड्रग्स ही होती है, लेकिन आपको यहाँ पर दी जाती है, वो जो दी जाती है इंट्रावीनसली आपके वेन्स में। इसके अलावा जो आपके बटक्स रीजन में होती है वो मसल में दी जाती है। तो 3 मेन साइट हैं। सबसे पहले हम देखें तो ओरल साइट, जो आप माउथ से लेते हो, इसका एब्जॉर्प्शन स्लो होता है क्योंकि आपने लिया है, फिर वो जा रही है धीरे धीरे, है ना, एब्जॉर्ब होगी। इसके बाद हम देखें तो हमारे पास है सबक्यूटेनियस। सब का मतलब नीचे और क्यूटेनियस मीन्स स्किन। तो कुछ जो ड्रग्स इंजेक्शन के थ्रू आपके क्यूटेनियस रीजन स्किन के नीचे दी जाती हैं, और ये क्या होती हैं, जो आपका ओरल वाला है इससे जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रहेगा, अच्छा यहाँ पर भी किस में देंगे, यहाँ पर भी कैपिलरीज ही होती हैं, ब्लड वेसल की बहुत ही छोटे छोटे फॉर्म। इसके बाद हमारा आता है इंटरमस्क्यूलर, ये किसके अंदर दिया जाता है, आपके मसल्स के अंदर, और ये जो रहता है इट इज़ फास्टर एब्जॉर्प्शन। जो सबसे स्लो होगा दैट इज़ ओरल, उससे जो तेज़ होगा दैट इज़ सबक्यूटेनियस, और जो सबसे तेज़ एब्जॉर्प्शन होता है दैट इज़ इंटरमस्क्यूलर, जो आपके मसल्स रीजन में दिया जाता है। इसके अलावा कुछ और टॉपिकल साइट्स होती है। टॉपिकल साइट का मतलब आप स्थानीय बोल लो, जैसे पर्टिकुलरली किसी के आंख में दिक्कत है तो कई बार होती है ना, कुछ जो आप बोलते कि आई ड्रॉप से दे दो, तो आपने वहाँ पर डाला तो कोई चीज़ वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगी। इसके अलावा आपको कोई चोट लगी हाथ में, स्किन में, जैसे दाद होती, तो आपने वहाँ पर कुछ ट्यूब से लगा दिए, कुछ क्रीम लगा दिए, तो वो वहीं पर एब्जॉर्ब हो गए, तो आपकी स्किन हो गई। कॉर्निया होती है आपकी यही आँख की लेयर, जो मैंने बताया ना कि आईलिड्स हो गए, आई ड्रॉप्स आप डालते हो, वहाँ पर एब्जॉर्ब करना। साथ ही साथ म्यूकस मेम्ब्रेन है कि आपको कहीं पर चोट लगी कान के पास, वहाँ पर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे आपने ड्रग्स लगाई, उसका एब्जॉर्प्शन हो गया। तो ये एक लिमिटेड जगह होती है कि आपने आई ड्रॉप डाली तो आपको आँख में ही आराम है, आपको कहीं पर चोट लगी आपने वहाँ लगाया तो सिर्फ उसी एरिए को कवर करेगा। ये था हमारा ड्रग एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, क्योंकि हमने देखा था कि फार्माकोकाइनेटिक में हमें 4 चीज़ें देखनी थी, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। जिसमें से हमने एब्जॉर्प्शन देख लिया कि एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब हुआ कि जो आपकी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ से ड्रग्स का किसके अंदर जाना, आपकी ब्लड वेसल के अंदर जाना हो गया एब्जॉर्प्शन। लेकिन अब इस एब्जॉर्प्शन के बाद एब्जॉर्ब तो यहीं पर हुई, उसके बाद पूरी बॉडी में जाएगी, टारगेट एरिया में जाएगी, जो भी अदर टिश्यू है जहाँ इसे एक्ट करना है। तो इसके बाद जिस तरीके से ड्रग्स हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है, इस चीज़ को बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। सो द प्रोसेस बाय विच ड्रग इज डिस्ट्रीब्यूट, कहाँ से कहाँ, थ्रू आउट द बॉडी, या फिर आप कह सकते हो कि अदर टिश्यू ऑफ द बॉडी में। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं तो इट अकर्स मेनली बाय द हेल्प ऑफ ब्लड और प्लाज्मा प्रोटीन, क्योंकि देखा ही था हमने कि एब्जॉर्प्शन किस में हो रहा था, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सर्कुलेशन में। और सर्कुलेशन मतलब क्या, मेनली आपका ब्लड, और ब्लड के अंदर भी होते हैं आपके प्लाज्मा प्रोटीन, और उसमें से कुछ करते हैं काम ट्रांसपोर्ट का। तो मेनली जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आप इसे ट्रांसपोर्ट भी बोल सकते हो, वो आपके ब्लड के थ्रू और साथ ही साथ प्लाज्मा प्रोटीन के हेल्प से होता है। इसके बाद देखें ना तो जैसे हमने एब्जॉर्प्शन देखा था कि बहुत सारे फैक्टरों से अफेक्ट कर रहे थे,
सेम है जो आपका ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू आउट दी बॉडी, इसे बहुत सारे फैक्टर या फिर आप बोल सकते हो कि बैरियर्स अफेक्ट करते हैं। जैसे पुलिस का बैरियर वो नहीं लगा होता कि यहाँ पे है, हेलमेट नहीं लगाए तो उनने बैरियर लगा दिया। जैसे रोड का कंस्ट्रक्शन चलता है तो बैरियर लगा देते हैं कि यहाँ से गाड़ी ना निकले ताकि प्रॉब्लम ना हो। सेम एज देयर आर सम बैरियर्स विच अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स थ्रू आउट द बॉडी। सबसे जो कुछ इंपॉर्टेंट बैरियर है उनकी बात करेंगे, BBB, ये 2 नंबर में भी इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत बार फिजियोलॉजी में आ जाता है, यहाँ आ जाता है और एनाटमी में भी आ जाता है, ये आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा। ब्लड ब्रेन बैरियर मीन्स किस किस के बीच में बैरियर रहेगा, ये मान लो आपका ब्रेन, ठीक है, ये रहा आपका ब्रेन। इसके अलावा यहीं पर इस तरीके से मान लो, ऐसे ये वाला डायग्राम नहीं लेते, ऐसे बना लो कि इस तरीके साइड्स आपका प्रेजेंट हो गया ब्लड और ये हो गया ब्रेन, सिर्फ समझने के लिए इन दोनों के बीच में बैरियर है। तो जो भी चीज़ें हैं ना या कुछ सब्सटेंस हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस है, उनको ये क्रॉस नहीं होने देते ये बैरियर ब्लड और ब्रेन के बीच में। सेम ऐसे जो बैरियर रहता है ड्रग्स को भी अफेक्ट करता है, मतलब आप ड्रग्स दोगे वो ब्लड में ही जाएंगी, चाहे आप यहाँ से दो, इंट्रामस्कुलरी दो, सबक्यूटेनियसली दो, लेकिन वो ब्रेन को रीच नहीं कर पाती। सिर्फ कुछ ही ड्रग्स हैं जो ब्रेन तक पहुँच पाएंगी। तो यहाँ पर हम देखें तो देखो ब्लड ब्रेन बैरियर जो है ना वो किस किस से मिलकर बना होता है। एक तो हम देखें तो एंडोथेलियल सेल जो आपकी कैपिलरीज में प्रेजेंट होंगी, यहीं पर जो ब्लड वेसल रहेंगी, साथ ही साथ जो कुछ ब्रेन के न्यूरल टिश्यू रहेंगे उनसे मिलकर बनता है आपका ब्लड ब्रेन बैरियर। सो इट इज़ फॉर्म्ड बाय एंडोथेलियल सेल एंड न्यूरल टिश्यू। इसके अलावा इट इज़ लिपोआइडल इन नेचर। लिपोआइडल का सीधा सा मतलब समझ लो कि जो भी आपकी लिपिड सॉल्यूबल ड्रग्स हैं, है ना, ये लिपोफिलिक ड्रग्स हैं जो लिपिड को लब करते हैं, मीन्स उसके साथ अच्छा मिक्सचर बनता है, उसके लिए परमिएबल होगा। जो लिपिड सॉल्यूबल ड्रग्स हैं वो इसे क्रॉस कर सकती हैं, लेकिन सिर्फ वही, उसके अलावा ड्रग्स इसे क्रॉस नहीं कर सकती। इसके बाद आगे देखें तो जो सेकेंड बैरियर है दैट इज़ ब्लड CSF बैरियर, ये भी ब्रेन में ही प्रेजेंट होता है। ब्लड और CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये पूरा ब्रेन वाला बहुत टॉपिक हम डिटेल में नहीं जाएंगे, उन दोनों के बीच में बैरियर रहेगा। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो ये जो मिलकर बना रहता है आपकी कोरोइड सेल या फिर हम बोलते हैं कोरोइड प्लेक्सिस, है ना, कहाँ पर ये प्रेजेंट रहता है, पूरा कोरोइड प्लेक्सिस में। इसके बाद ओनली लिपिड सॉल्यूबल ड्रग्स कैन क्रॉस दिस बैरियर, मीन्स ये भी वही आपका लिपोआइडल इन नेचर है। तो जो भी आपकी हम देखें ना, सो ओनली क्रॉस दी ब्लड ब्रेन बैरियर एंड रीच दी ब्रेन, जो भी लिपिड सॉल्यूबल ड्रग्स हैं वो इसे क्रॉस कर सकती हैं और क्रॉस करके कहाँ पर पहुँच सकती हैं, ब्रेन में। इन दोनों के लिए सेम ही है और वहाँ पर एक्ट करेंगी। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है एल-डोपा, इसे आप लेवोडोपा भी बोलते हो। पर्टिकुलरली अगर मैं इसका यूज़ बताऊं तो आपने एक डिसीज़ पढ़ा होगा जिसे हम बोलते हैं पार्किंसंस डिसीज़, बहुत कॉमन है, ओल्ड पर्सनस में ज़्यादा होता है। पार्किंसंस डिसीज़ में एक्चुअल में होता क्या है कि एक न्यूरोट्रांसमीटर बोल लो आप, डोपामिन, जो कि ब्रेन में प्रेजेंट होता है, उसका अमाउंट कम होने लगता है। भाई एक न्यूरोडिजेनरेटिव डिसीज़ है, आपके ब्रेन में बहुत सारी न्यूरल सेल होती हैं, वो डोपामिन प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन अगर वो सेल ही डिस्ट्रॉय होने लगे, डोपामिन कम हो जाता है। उस कंडीशन में एक्चुअल में देना तो ब्रेन में डोपामिन बढ़ाना है, लेकिन अगर आप डोपामिन को यहाँ पर दे भी रहे हो, हाथ में आपने इंजेक्शन लगाया, वो ब्लड को क्रॉस नहीं कर सकता, ब्लड ब्रेन बैरियर को, ब्रेन में नहीं जाएगा। दैट इज़ द रीज़न हम एल-डोपा देते हैं, लेवोडोपा, ये ब्रेन में जाके कन्वर्ट हो जाता है डोपामिन में और हमें रिलीफ देता है। सेम एस बारबिट्यूरेट्स, जो मैंने बताया था कि एक पर्सन बहुत ज़्यादा एंजाइटी में एकदम हाइपर हो रहा तो वो हिप्नोटिक्स और सीडेटिव के जैसे एक्ट करता है, 20 पर्सन को रिलैक्स करेगा, इसे भी ब्रेन में एक्ट करना होता है, तो ये भी इस चीज़ को क्रॉस कर सकता है। इसके बाद ये दोनों के लिए हो गया है ना ये एग्जाम्पल, आपके ब्लड CSF बैरियर के लिए भी और ब्लड ब्रेन बैरियर के लिए भी। जो नेक्स्ट बैरियर है दैट इज़ प्लेजेंटा बैरियर या ब्लड प्लेजेंटा बैरियर। एक्चुअल में किस किस के बीच में प्रेजेंट होता है, एक रहेगी आपकी मदर बॉडी, ये मदर बॉडी हो गई, ठीक है, और ये हो गई फीटल बॉडी। अब फीटल बॉडी क्या, प्रेगनेंसी वाली स्टेट, जब मदर प्रेग्नेंट है उसके अंदर बच्चा फीटस प्रेजेंट है, उसे फीटस बोला जाता है। तो ये बैरियर किस किस के बीच में, मदर और बॉडी के बीच में प्लेजेंटा प्रेजेंट होता है ना, इसी से ब्लड का भी एक्सचेंज होता है, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस का एक्सचेंज होता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनका भी एक्सचेंज होता है मदर और फीटस के बीच में। ये भी बैरियर रहता है, मतलब आप मदर को जो ड्रग्स दोगे, क्योंकि बहुत सारी टैबलेट्स मदर खाती है, जैसे आयरन की टैबलेट्स, तभी तो वो फीटस को मिलेगा, तो कुछ चीज़ें तो आर पार हो सकती हैं। ये भी रहता है लिपोआइडल इन नेचर, जो भी लिपिड लविंग ड्रग्स हैं, लिपोफिलिक, यानी कि जो लिपिड के साथ सॉल्यूबल हो, लिपोफिलिक ड्रग, वही इस चीज़ को क्रॉस कर सकती हैं।
तो सिंपल सी बात है, अगर ये ड्रग्स मदर ले रही है, इसीलिए बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, अगर मदर्स प्रेगनेंसी में हो बहुत हिसाब से उन्हें कोई भी डॉक्टर टैबलेट देता है, बिकॉज they can enters into fetus body by this barrier or the placenta and they can affect the growth of the fetus, the health of the fetus. तो यही यहाँ पर लिखा है कि drugs given to the pregnant women can cross this barrier and affect fetus. कुछ एग्जाम्पल हैं आपके एनेस्थेटिक्स हो गई, साथ ही साथ हम देखें तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैरियर हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करेंगे। ब्लड ब्रेन बैरियर हो गया, ब्लड CSF बैरियर हो गया, प्लेजेंटा बैरियर। इसके अलावा एक और अगर मैं बैरियर की बात करूं तो प्लेजेंटा मदर की बॉडी में हो गया। एक अगर हम मेल की बॉडी की बात करें तो एक और बैरियर प्रेजेंट होते हैं, इसे हम बोलते हैं ब्लड टेस्टिस बैरियर। जो टेस्टिस होते हैं ना मेल में, प्राइमरी गोनाड्स, जहाँ पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस हो रही है, स्पर्म बन रहे हैं, यहाँ पर और प्रेजेंट होते हैं सेमाइनिफेरस टिब्यूल। एक टेस्टिस में 600 से 900 सेमाइनिफेरस टिब्यूल होते हैं। तो ये जो बैरियर होता है ना, तो आप या तो ब्लड और टेस्टिस के बीच में समझ लो, और डिटेल में आपको बोलना है तो ब्लड और सेमाइनिफेरस टिब्यूल के बीच में। तो इस तरीके से भी बहुत सारी ड्रग्स को अफेक्ट करता है, आपस में क्रॉस नहीं होने देता, क्योंकि कुछ ड्रग्स ऐसे होती है जैसे कि ना ये ब्लड को और टेस्टिस को भी अलग अलग रखता है। क्योंकि अगर आपका ब्लड स्पर्म में गया है ना, या स्पर्म आपके ब्लड में आ गए, स्पर्म के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन जाएंगे, ऑटो एंटीबॉडीज़, और उस उस मेल में पर्टिकुलरली इनफर्टिलिटी, क्योंकि स्पर्म में डिस्ट्रॉय, तो नपुंसकता भी डेवलप हो सकती है। तो इस तरीके से ड्रग्स को भी अफेक्ट करता है। तो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स। अब हम बात करते हैं ड्रग्स मेटाबॉलिज्म की, कि सिंपल सी बात है, हमने एक ड्रग्स ली, मान लो पैरासीटामोल, सबसे पहले उसका हुआ एब्जॉर्प्शन, सेकेंड चीज़ कि वो आपकी इंटेस्टाइन में, मेनली हम इंटेस्टाइन से ले रहे हैं क्योंकि ओरली, वहाँ पर एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर वो ब्लड के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हुई है। अब जो थर्ड प्रोसेस होगी ड्रग के साथ, और ये सब बॉडी ही कर रही है, दैट इज़ मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म को हम एक चीज़ और बोलते हैं, दैट इज़ बायो ट्रांसफॉर्मेशन। और मेटाबॉलिज्म का बहुत ही सिंपल सा मतलब है, जैसे खाने में भी तो मेटाबॉलिज्म होता है, आप लोगों ने सुना होगा, इंटरनल रिएक्शन जो कि बॉडी के अंदर हो रही हैं। इसके अंदर आपका एनाबॉलिज्म भी है, जिसमें चीज़ें आपस में जुड़ के एक बड़ा प्रोडक्ट बना रही हैं। इसके साथ साथ कैटाबॉलिज्म, कि मान लो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा, उससे वाटर बन रहा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सारी चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं। तो इसमें भी यही होगा, या तो ड्रग्स बनेगी या टूटेगी। मेनली यहाँ पर ड्रग्स का होगा ब्रेक डाउन। सो आपका जो ड्रग मेटाबॉलिज्म रहेगा, दैट इज़ केमिकल एल्ट्रेशन इन द मोलिक्यूल्स ऑफ ड्रग। और कहाँ पर होगा? बॉडी के अंदर। इसी को हम मेटाबॉलिज्म या फिर बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और जो मेन साइट रहती है आपकी मेटाबॉलिज्म की बॉडी में, दैट इज़ लिवर। लिवर में ही मैक्सिमम मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं। तो यहाँ पर भी जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म होगा, दैट इज़ जो प्राइमरी साइट रहेगी लिवर। लेकिन इसके अलावा और भी ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर आपका किडनी है, इंटेस्टाइन है, प्लाज्मा प्रोटीन है, लंग्स है, यहाँ पर भी ड्रग का मेटाबॉलिज्म होगा बट स्मॉल अमाउंट में। मेन साइट जो है दैट इज़ लिवर। इसके बाद जो मेटाबॉलिज्म खुद है, इसे हम दो टाइप में क्लासीफाइड करते हैं इन बायो ट्रांसफॉर्मेशन की रिएक्शन को। एक रहेगी आपकी नॉन सिंथेटिक, और जो सेकेंड टाइप रहेगा दैट इज़ सिंथेटिक। नॉन सिंथेटिक से स्टार्ट करते हैं। नॉन सिंथेटिक रिएक्शन को हम दो नाम देते हैं। पहला नाम है टाइप 1 रिएक्शन या फिर फेज 1 रिएक्शन हम इसे बोलेंगे। दूसरी चीज़ है फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन। फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं? रीज़न इज़ दैट कि जो भी ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन ड्रग्स का होगा या फिर मेटाबॉलिज्म होगा, या तो इनमें कोई एक जो प्रोडक्ट है मीन्स फंक्शनल ग्रुप, या तो वो जनरेट होगा या फिर वो एक्सपोज होगा। दैट इज़ द रीज़न के से हमने बोला फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन, बिकॉज इन दिस फंक्शनल ग्रुप ईदर जनरेट और एक्सपोज्ड। इसके अलावा इन्हें खुद हम कुछ सब टाइप में क्लासीफाइड करते हैं, जैसे कि सबसे पहले हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अभी केमिस्ट्री में आप लोग 10वीं 9वीं से पढ़ते आ रहे हो। ऑक्सीडेशन का सीधा सा मतलब है या तो इसमें जो ऑक्सीजन है वो ऐड होगा, या फिर यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो रिमूव होगा। तो ये जो रिएक्शन रहेगी, इट इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। बोर्ड का में तो मैंने सिर्फ एक चीज़ लिखी थी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एग्जाम्पल पे हम नहीं जाएंगे, बहुत डिटेल हो जाएगा। सेकेंड जो रिएक्शन है दैट इज़ रिडक्शन रिएक्शन। तो इसका जस्ट ऑपोजिट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसे हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। फिर से स्पेस कम तो ओनली इन्वॉल्व ऑफ हाइड्रोजन मैंने लिखा है।
इसके बाद जो थर्ड है दैट इज हाइड्रोलिसिस। फिर से बट को तोड़ो। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर एंड लिसिस और लाइसिस मतलब तोड़ना। मीन्स वाटर के थ्रू जो ड्रग्स टूटेगी उसे हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। सो ब्रेक डाउन ऑफ ड्रग्स बाय हेल्प ऑफ वाटर। इसके अलावा एक रहती है आपकी साइक्लाइजेशन और दूसरी रहेगी डीसाइक्लाइजेशन। साइक्लाइजेशन का क्या मतलब हुआ, मान लो कोई भी एक ड्रग्स का प्रोडक्ट है, इस तरीके से वो स्ट्रेट चेन लाइक स्ट्रक्चर, यही किस में कन्वर्ट हो जाए, अगर यही कन्वर्ट हो जाए इस तरीके से रिंग लाइक स्ट्रक्चर में भी साइकिलिक बन जाए, उसे बोलेंगे साइक्लाइजेशन। मीन्स कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन लाइक कॉम्पोनेंट इनटू रिंग लाइक स्ट्रक्चर। और जस्ट ऑपोजिट डीसाइक्लाइजेशन मीन्स रिंग लाइक स्ट्रक्चर कन्वर्ट इनटू स्ट्रेट चेन लाइक स्ट्रक्चर, सीधा हो जाए। तो ये थे हमारे नॉन सिंथेटिक के कुछ सब टाइप। इसके बाद जो सेकेंड है, जो हमने मेन डिवीजन देखा था इसका, दैट इज सिंथेटिक रिएक्शन। इनको हम दो नाम और देंगे। पहली चीज़ के फेज 2 रिएक्शन, इसे हम क्या बोलेंगे, फेज 2 रिएक्शन। दूसरी चीज़ कंजुगेशन रिएक्शन। कंजुगेशन या कंजुगेटेड का मतलब होता है मिलना, जहाँ पर चीज़ें मिलें। इसका मैं रीज़न बताऊंगा क्यों बोल रहे हैं कंजुगेटेड रिएक्शन, क्योंकि इसमें होता क्या है, इट इन्वॉल्व कंजुगेशन ऑफ ड्रग। या तो जो हमने ड्रग्स ली वो किसी के साथ कंजुगेट होगी, मिलेगी, या फिर यहाँ पर स्पेस कम थी, जो मेटाबोलाइट्स थे ना, जो हमने देखा ये फंक्शनल ग्रुप बन रहे थे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो जो वो मेटाबोलाइट्स बनेगा वो हो गया, या फिर खुद ड्रग्स हो गई, वो किसके साथ कंबाइन होती है, कुछ एंडोजीनस सब्सट्रेट। एंडोजीनस क्या, जो हमारी बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट है, उन प्रोडक्ट के साथ कन्वर्ट होगी और कंजुगेशन बनेगा। और जो कंजुगेटेड अब वो प्रोडक्ट बनेगा, पर्टिकुलरली जो कंजुगेशन रहेगा, इसीलिए होता है ताकि ईजिली अब जो भी है ना ड्रग्स का बेस्ड प्रोडक्ट, उस फॉर्म में वो ईजिली हमारी बॉडी से बाहर जा सके, चाहे वो यूरिन के साथ जाए, स्टूल के साथ जाए, या फिर स्वेट के फॉर्म में जाए, लेकिन ईजिली चले जाए, प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ कंजुगेशन हो रहा, दैट वाई हमने से बोला कंजुगेटेड रिएक्शन। फेज 2 क्यों बोला, क्योंकि जो फेज 1 के मेटाबोलाइट से या ड्रग्स थी वो यहाँ पर कंबाइन हो रही है। इसके बाद जैसे हमने सभी में फैक्टर देखे थे, एब्जॉर्प्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, कि कुछ फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, सेम एज जो मेटाबॉलिज्म में, ये भी बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। कुछ इंपॉर्टेंट की बात करते हैं, जैसे कि सबसे पहले एज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है मेटाबॉलिज्म में, क्योंकि पूरे जो एंजाइम के सीक्रेशन है, स्पेशली चाहे वो पैनक्रियाटिक हो, सलाइवरी हो, स्टमक से हो, और भी आपके हार्मोन हो गए, जो सारी चीज़ों में हेल्प कर रहे हैं, वो सब एज पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। और पर्टिकुलरली जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनमें धीरे धीरे कम होने लगता है, इसीलिए उन्हें देखना दवाइयाँ भी हम ज़्यादा नहीं दे सकते ओल्ड पर्सन को। इसके बाद अगर हम देखें डाइट, तो एक जो हेल्दी डाइट रहती है वो प्रॉपर आपकी हेल्थ में, डाइजेशन में, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है, और अगर वहीं एक बेकार डाइट है तो आपको प्रॉब्लम जाने वाली है। इसके अलावा और हम देखें तो डिसीज़ की कंडीशन है, कोई भी पर्सन हेल्दी है तो चाहे वो एब्जॉर्प्शन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से हो रहा, पूरे जो सीक्रेशन है वो अच्छे से हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा। लेकिन अगर एक डिसीज़ वाली कंडीशन है कि पर्सन का ना ही सर्कुलेशन सही चल रहा, ना ही ब्रेन सही से काम कर रहा है ना, तो फिर चीज़ें दिक्कत दे सकती हैं। सेम एज जेनेटिक्स जैसे रहता है, जेनेटिक्स का बहुत ज़्यादा रोल है। जो पर्टिकुलरली मान लो आपके दादा हो गए, आपके पिताजी हो गए, और उनकी हेल्थ अच्छी आ रही है, उनमें मेटाबॉलिज्म सही था, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी ब्लड प्रेशर की, इसकी उसकी, तो आपके भी अच्छे चांसेस है कि आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर उनमें ये दिक्कतें थी कि किसी को डायबिटीज़ है, शुगर की प्रॉब्लम है, और भी अदर टाइप के डिसऑर्डर, तो वहाँ पर अगर मेटाबॉलिज्म में भी उन्हें दिक्कत थी, आपको ये दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा ये जो फैक्टर थे जो हमने पहले देखे कि ड्रग की डोजेस क्या है, किस फॉर्म में आप ड्रग से ले रहे हो, भाई सॉलिड लोगे तो दिक्कत जाएगी, सॉल्यूशन वाली होगी तो मेटाबॉलिज्म ज़्यादा अच्छा होगा। इसके साथ साथ हम देखें तो फ्रिक्वेंसी, कि आपने सुबह खाई, अब आराम से दिन भर डाइजेशन हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, शाम को खाओ फिर रात भर में, लेकिन आप हर घंटे में ले रहे हो तब दिक्कत जा सकती है। सेम एस रूट पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि मेनली लिवर में हो रहा। इसके बाद और भी कुछ फैक्टर्स जैसे डिस्ट्रीब्यूशन, जो मैंने सर्कुलेशन वाला बताया, आपका सर्कुलेशन अच्छा है, डिस्ट्रीब्यूट अच्छी होगी, लिवर तक इजीली पहुंचेगी, वहाँ पर डाइजेशन अच्छा होगा। सर्कुलेशन सही नहीं है तो प्रॉब्लम जाएगी। इसके अलावा और हम देखें तो प्रोटीन बाइंडिंग, एक्चुअल में प्रोटीन होते हैं रिसेप्टर, वहाँ पर ड्रग जाती हैं, फिर एक्शन परफॉर्म करती हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारे फैक्टर हैं जो एक ड्रग के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। तो फाइनली अब हम बात करते हैं ड्रग एक्सक्रीशन की, क्योंकि हमने फार्माकोकाइनेटिक्स की एक और डेफिनेशन मैंने बताई थी ना, कि व्हाट दी बॉडी डज टू दी ड्रग, कि हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या क्या करती है। तो हमारी बॉडी ने ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन किया, उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया थ्रू आउट दी बॉडी,
उसके बाद उसको मेटाबोलाइज भी किया, मेनली लिवर में, उसके अलावा और भी जगह। अब एट दी एंड जब हमारी बॉडी ने उस ड्रग्स का पूरा यूज़ कर लिया, सिंपल सी बात है, उस ड्रग्स के कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी रहेंगे, मेटाबोलाइट्स रहेंगे, उन्हें बाहर करने की जो प्रोसेस है दैट इज़ एक्सक्रीशन। सो इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस और द रिमूवल ऑफ ड्रग्स और इट्स मेटाबोलाइट्स, जो उसके मेटाबोलाइट्स बने हैं फ्रॉम दी बॉडी, उसी को हमने बोला ड्रग एक्सक्रीशन। इसके अलावा इसमें देखें तो इसके बहुत सारे मेन चैनल्स रहेंगे, या हम बोले तो बहुत सारी साइट रहेंगी जिससे मेनली ड्रग्स एक्सक्रीट हो रही है। और जो आप लोगों को पता होगा जैसे यूरिन होती है, आप कभी भी टैबलेट्स खाते हो ना, बहुत ज़्यादा देखना यूरिन एकदम येलोइश रेड कलरलेस हो रही है। इसके अलावा आपके स्टूल हो गया, स्वेट हो गया, मेनली तो यही है। सबसे पहला जो चैनल है दैट इज़ किडनीज, रीनल, या फिर इसी को आप क्या बोल सकते हैं, यूरिन के थ्रू। तो किडनी एक मेन चैनल है, यहाँ से बहुत ज़्यादा, क्योंकि ब्लड ही फिल्टर हो रहा है ना यहीं पे, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स विच आर वाटर सॉल्यूबल, क्योंकि ब्लड मतलब वाटर, मेनली तो वाटर ही ब्लड में भी हम देखें तो उसका ज़्यादा सबसे ज़्यादा कॉम्पोनेंट्स है, वाटर ही फॉर्म कर रहा 91 to 92%। तो जो भी ड्रग उसके साथ एब्जॉर्ब हो रही हैं, सॉल्यूबल हैं, वो ब्लड के थ्रू वहाँ पर फिल्टर हो जाएंगी आपकी किडनी में। इसमें भी एक चीज़ आती है नेट फिल्ट्रेशन, है ना, जो एक्सक्रीशन उसका जो है ना, नेट रीनल एक्सक्रीशन, कि किस तरीके से एक्सक्रीट होती है। क्योंकि सबसे पहले किडनी में आपका फिल्ट्रेशन होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, GFR आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसके बाद क्या होता है, फिर उसने सबको छान दिया, पूरा प्रोडक्ट जो बेस्ट है उसे भी, लेकिन उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। मान लो आपकी सोडियम आयन्स हैं, मान लो उसमें ग्लूकोज है, मान लो उसमें अमीनो एसिड है, ये इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। तो एक प्रोसेस होती है ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन, मतलब जो सब्सटेंस पहले एक बार एब्जॉर्ब हो चुके हैं इंटेस्टाइन से, अब इसीलिए इसे बोल रहे हैं रीएब्जॉर्प्शन, मतलब फिर से एब्जॉर्ब होना। और कौन सा, ट्यूब्यूलर, क्योंकि जो रीनल ट्यूब्यूल होता है, रीनल ट्यूब्यूल से ये कहाँ पर आते हैं, कैपिलरीज में, जैसे हम बोलते हैं पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी, वहाँ आएंगे, तो ये रीएब्जॉर्प्शन होता है। और एट द एंड जो प्रोसेस होती है वो होती है ट्यूब्यूलर सीक्रेशन, मतलब अब यूरिन बॉडी से बाहर जाएगी। तो यहाँ पर देखें 2 बार एक्सक्रीशन हो रहा, जब फिल्ट्रेशन हुआ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, और दूसरी चीज़ ट्यूब्यूलर जो सीक्रेशन ये बाहर कर रहा, तो हमने इसे एक साथ कर दिया। लेकिन जो ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन है वो रीएब्जॉर्ब कर रहा चीज़ों को, तो इसी को हमने इसीलिए माइनस कर दिया। मतलब नेट रीनल फिल्ट्रेशन ऐसे ही निकलेगा ना, जो एब्जॉर्ब हो रहा है उसे माइनस कर दो, उसके बाद बाकी चीज़ें बाहर जा रही हैं। सो इट इज़ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्लस ट्यूब्यूलर सीक्रेशन, लेकिन माइनस ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन, क्योंकि कुछ चीज़ें रीएब्जॉर्ब हो जाएंगी जो वांटेड हैं। मान लो ड्रग्स का भी कोई जो पार्ट है जो हमारी बॉडी में यूज हो सकता है, वो यहाँ से रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चैनल है दैट इज़ फीसेस। अब इसे आप GI ट्रैक्ट के थ्रू भी बोल सकते हो, इन द फॉर्म ऑफ स्टूल, फीसेस मतलब स्टूल, है ना। इसके अलावा देखो तो इसमें होता क्या है, द ड्रग्स विच आर नॉट कम्प्लीटली, कुछ ड्रग्स ऐसी रहती है जो कम्प्लीटली जो आपका GIT है, इंटेस्टाइन है ना, स्टमक है, वहाँ पर एब्जॉर्ब हुई ही नहीं, तो वो यहाँ सब तैरेंगे ही नहीं, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन में ही नहीं गई, तो वो फीसेस के फॉर्म में, स्टूल के फॉर्म में GI ट्रैक्ट से एक्सक्रीट हो जाती हैं। इसके अलावा जो हमारा चैनल रहेगा दैट इज़ बाइल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाइल किससे सीक्रेट होता है, लिवर से। बाइल जूस आप लोगों ने सुना होगा, है ना, ये रहा हमारा बाइल। अब इसमें अगर हम देखें तो क्या होता है कि सम ड्रग्स आर एक्सक्रीट थ्रू बाइल, और लेकिन बाइल मतलब लिवर तक पहले तो वो पहुँचेंगी, फिर वो बाइल के थ्रू। अब बाइल कहाँ पर सीक्रेट होता है, बाइल का जो सीक्रेशन होता है वो अगेन स्मॉल इंटेस्टाइन में, और डाइजेशन में हेल्प करता है। इंटेस्टाइन में आया, लेकिन कई बार क्या होता है कि चलो अब उसे इंटेस्टाइन में आके बॉडी से बाहर जाना था स्टूल के फॉर्म में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई बार जो फिर से वो जो ड्रग्स रहेंगी जो एक्सक्रीट होना था वो आपके इंटेस्टाइन से फिर से लिवर में चली जाती हैं। मतलब लिवर ने खुद पहले बाइल के फॉर्म में सीक्रेट किया, इंटेस्टाइन में आई, अगेन वो लिवर में चली गई रीएब्जॉर्ब होके। इस प्रोसेस को बोला जाता है एंटेरो हैपेटिक सर्कुलेशन। एंटेरो मीन्स इंटेस्टाइन, हैपेटिक मीन्स लिवर एंड सर्कुलेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आ सकता है। मीन्स इसमें क्या हो रहा है कि द ड्रग्स विच आर सीक्रेटेड थ्रू बाइल, है ना, और बाय दी हेल्प बाय दी लिवर एंटर इनटू इंटेस्टाइन, अगेन रीएब्जॉर्ब एंटर्स इनटू लिवर, और फिर से सीक्रेट होंगी। ये सारी प्रोसेस एंटेरो हैपेटिक सर्कुलेशन। इसके बाद आगे देखें तो कुछ और चैनल्स हैं, जैसे कि लंग्स हो गया। तो लंग्स से जनरली तो होता है कि आप वो होते ना कि गैसेस के फॉर्म में, वाटर वेपर्स के फॉर्म में बहुत सारी ड्रग्स हो गई, लिक्विड्स हो गए, एल्कोहल हो गए, वो एक्सक्रीट होते हैं। इसके अलावा और हम देखें तो सैलाइवा एंड स्वेट,
मीन्स आपकी सलाइवरी ग्लैंड, जैसे बोलते हैं ना लार ग्रंथि। इसके अलावा हम देखें तो आपका जो स्वेट है, पसीना, इसमें भी देखना आप वो नहीं होता कि कई बोलते हैं इस पसीने को चाकू खारा लगता है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, सोडियम क्लोराइड और भी जो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट हैं स्वेट के थ्रू भी, बट हाँ ये माइनर चैनल्स हैं। इसके अलावा और मैं देखूँ यहाँ पर लिखा है मिल्क। मिल्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो मदर मिल्क है, मदर के लिए तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि ठीक है मदर को क्या ही है, लेकिन जो इन्फेंट है, इन्फेंट का मतलब होता है जन्मजात बच्चा। देखो फीटस अलग चीज़ है, जो माँ के पेट में बच्चा है वो फीटस, इन्फेंट जो जन्मजात है। तो इन्फेंट जो बच्चा रहता है भाई, माँ ने कोई भी टैबलेट्स खाई, मिल्क में भी है, वो फीटस को अफेक्ट करती है। तो इस तरीके से कई बार ये फ़ायदेमंद होता है कि फीटस को कोई टैबलेट्स देनी है, लेकिन कई बार ये उसके लिए नुकसानदायक भी हो जाता है। तो प्रेग्नेंट विमेन में भी टैबलेट्स देना बहुत सोच समझने वाला काम है। और जो मदर है, मतलब अभी वो ना कि फीडिंग कर रही है बच्चे को, तब भी, क्योंकि वो आपके इन्फेंट या फीटस बच्चे को अफेक्ट कर सकती है। इसके अलावा ये थी हमारी पूरी प्रोसेस फार्माकोकाइनेटिक्स की, एब्जॉर्प्शन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, सारी चीज़ें की हमारी बॉडी ने, ड्रग्स का रोल नहीं है यहाँ। इसके बाद लेकिन ये जो सारी प्रोसेस हैं आपकी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, सभी इन्वॉल्व होती हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के थ्रू पासेज से। मतलब ये सारी जो होती है ना कि एब्जॉर्प्शन हो रहा, तब भी हमने देखा था ना कि यहाँ से इपिथेलियल सेल थी, वहाँ से जा रही थी। तो ये जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर सेल होंगी इपिथेलियल सेल, उस मेम्ब्रेन के थ्रू, सेल मेम्ब्रेन होगी उसके थ्रू पासेज हो रहा, तो उसी से जाएंगी। तो वहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप के आपके ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसे हमने एक्टिव पैसिव पढ़े थे। तो एक होता है पैसिव डिफ्यूज़न, मीन्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर, इसीलिए जो आपका एब्जॉर्प्शन था वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि जितना ज़्यादा वो होता है ना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब एक टंकी यहाँ 5 लीटर है, एक में 2 लीटर है, आप पाइप कनेक्ट कर दो 5 से 2 की तरफ भागेगा जल्दी जल्दी, आप यहाँ 10 करोगे और जल्दी भागेगा। तो जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन पैसिव डिफ्यूज़न के थ्रू, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसके अलावा फिल्ट्रेशन में वाटर का काफ़ी ज़्यादा रोल आ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस कैरियर मेडिएट डिफ्यूज़न होता है एक, मतलब इसमें ना कुछ कैरियर प्रोटीन्स होते हैं जो कि उसे कैरी करेंगे, और इसे आप स्पेसिलाइट ट्रांसपोर्ट भी बोल सकते हो। ये कंपेयर टू जो नॉर्मल है ना उससे फास्टर होगा, क्योंकि यहाँ पर एक कैरियर है जो ड्रग्स को कैरी कर रहा। तो ये था हमारा ऑल अबाउट दी फार्माकोकाइनेटिक्स। आई होप आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप लोग को लेक्चर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन।